प्यारे बच्चों, आज हम लोग मात्रक और मापन के अंतर्गत परोक्ष विधि द्वारा मापन हम लोग जो है के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इस परोक्ष विधि में जो है हम लोग पहाड़ की ऊंची चोटी की माप करेंगे और उस विधि का नाम है त्रिभुजन विधि। तो त्रिभुजन विधि के द्वारा जो है हम लोग पहाड़ की ऊंची चोटी की माप कैसे की जाएगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले जो हम लोग का जो टॉपिक था उसमें हम लोग जो है पहाड़ की दूरी की हम लोग जो है माप किए थे। आज पहाड़ की ऊंची चोटी की माप हम लोग करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है डायग्राम यहाँ बनाते हैं, पहाड़ की ऊंची चोटी को दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि यह पहाड़ की ऊंची चोटी हो गई, यह पहाड़ की ऊंची चोटी हो गई। इसको नीचे की तरफ लेते हैं और ये हम लोग का उसका पहाड़ का आधार हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पहाड़ की जो ऊंची चोटी है, ये इसकी जो ऊंचाई है, आप मान लीजिए ऊंचाई क्या है, एच है। और इसके आधार से ना, आधार का हम लोग मान लीजिए ये कोई बिंदु हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ये मान लीजिए ए, यहाँ मान लीजिए आप ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। और इसके आधार से यानी कि बिंदु बी से कुछ दूरी पर मान लेते ये ऊंचा नीचा है, हम लोग मानना है, यहाँ पर ये माप नहीं कर रहे हैं हम लोग जो है कुछ दूरी पर जो है एक हम लोग समतल पठार खोज लेते हैं, एक समतल भाग खोज लेते हैं। मान लेते हैं यह समतल भाग खोजे, ये समतल भाग है और इधर ऊंचा नीचा है, यहाँ पर ऊंचा नीचा है। तो यहाँ से बिंदु बी से मान लीजिए कि इस बिंदु के बीच की जो दूरी है ये दूरी x है। कितनी है, x दूरी है। तो हम लोग x ले लिए, मान लिए यहाँ से यहाँ तक का यह दूरी क्या है, x है। और इसके ऊंची चोटी से यानी कि बिंदु A से यह जो बिंदु है, अब मान लीजिए कुछ एंगल बना रहा है और हम लोग एंगल यहाँ पर मान लेंगे। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आप मान लीजिए θ1, हम लोग मान लीजिए θ1। चूंकि यह समतल भाग है, यहाँ से यहाँ तक जो है समतल भाग है, ये समतल भाग होगा तो ये समतल भाग हम लोग खोज लेना है पठार। तो ये यहाँ से यहाँ तक का माप किया जा सकता है। मान लीजिए यह बिंदु C है, यह बिंदु C है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग मापते हैं और मान लेते हैं कि यह दूरी क्या हो जाता है, स्मॉल d है। तो स्मॉल d मिल गया। और स्मॉल दूरी जाने के बाद से यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं और इसका नाम ले लेते हैं d। और फिर इस d बिंदु से इस a बिंदु के बीच का हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं। जब माप करेंगे तो मान लीजिए यह जो माप किया गया है ये एंगल θ2 मिल गया है। तो ये हो गया θ2। तो आप बच्चों देखिएगा इसमें दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज यह हो जाएगा और दूसरा समकोण बड़ा वाला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देख रहे हैं ना, ए बी सी में हम लोग आएंगे तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे cot θ1। तो cot θ1 बराबर क्या हो जाएगा, तो cot θ1 बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब बोलने का मतलब हो जाएगा BC बाई AB और BC का मतलब हो जाएगा x। ये हम लोग मापे हैं, आगे चलकर ये दूरी हट जाएगा फॉर्मूला में, क्योंकि ये ऊंचा नीचा पहाड़ है और यहाँ पर जो है माप करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग मान लिया है, लेकिन इसको हम लोग C से D के बीच की दूरी हम लोग मापे हैं, ध्यान रखना है। तो ये BC हम लोग का हो गया x और AB हो जाएगा h। ये हो गया समीकरण 1। उसी तरह से हम लोग समकोण त्रिभुज A B और D में, तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज A B D में। तो A B D में आइएगा तो हम लिखेंगे cot θ2। तो cot θ2 बराबर आधार ना, तो आधार क्या हो जाएगा, x प्लस d, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, x प्लस डी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक का। तो ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग जो है बी सी, पहले लिख दिया जाए, बी सी नहीं लिखेंगे, बी डी बाई ए बी, और बी डी का हो जाएगा x प्लस डी और बाई क्या हो जाएगा h। अब हम लोग ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 घटाव समीकरण 1।
समीकरण 2 में से एक को हम लोग घटा रहे हैं, ये घटाव है, तो घटाएंगे तो यहाँ लिख पाएंगे LHS में से LHS घटाएंगे, RHS में से RHS घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से एक को घटाना है, तो यहाँ लिख पाएंगे cot θ2 माइनस cot θ1 और बराबर हो जाएगा। तो cot θ2 का मान यह है, देख रहे हैं ना, ये है मान, तो मान रखेंगे x प्लस डी बाई एच माइनस एक्स बाई एच। तो यहाँ पर हम फिर लिख पाएंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये एच हो जाएगा, इधर x प्लस डी माइनस एक्स, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे cot θ2 माइनस cot θ1 और बराबर हो जाएगा d बाई एच। हम लोग को एच का मान निकालना है, तो एच बराबर हो जाएगा d बाई cot θ2 माइनस cot θ1। तो इस तरह से पहाड़ की ऊंची चोटी की माप हम लोग, ये θ1 है, ऊंची चोटी की माप हम लोग कर लेते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। तो देखिए, जो हम आपको प्रारंभ में ही बोले थे, ये एक्स हम लोग का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो देखिए फॉर्मूला में एक्स हट गया, क्योंकि पहाड़ के आसपास का जो इलाका होगा वो हम लोग का ऊपर नीचे करके होगा, तो दूरी मापना जो है बहुत मुश्किल काम हो जाएगा या असंभव काम होगा। तो इस तरह से हम लोग दूरी यहाँ पर नहीं माप रहे, मतलब यहाँ मान लिए हैं और यहाँ पर फॉर्मूला में इसमें आया नहीं है, लेकिन यह डी आपको मापना है, एक समतल भाग खोजकर मापना है। तो इस तरह से हम लोग पहाड़ की ऊंची चोटी की माप कर पाते हैं। बच्चों, परोक्ष विधि द्वारा और भी मापन की जाती है, जैसे कि चंद्रमा की दूरी की माप के लिए। तो चंद्रमा की दूरी के माप के लिए, यानी कि पृथ्वी के सतह से चंद्रमा की दूरी की माप की बात की जा रही है, तो इसमें जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग जो है लेजर विधि कहते हैं। ये होता है लेजर विधि, LASER, लेजर मेथड होता है। तो सबसे पहले ये लेजर का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, क्योंकि लेजर का आप बहुत नाम सुने होंगे। तो ये जो लेजर लिखा हुआ है, तो एल का यहाँ पर मतलब है, एल का मतलब है लाइट, एल का मतलब है लाइट, ए का मतलब है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, एस का मतलब है एस्टिमुलेटेड, एस्टिमुलेटेड, और ई का मतलब है इमिशन, इमिशन, आर का मतलब है रेडिएशन, रेडिएशन। इस तरह से ये जो लेजर है, लेजर को हम लोग बोल सकते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन बाई एस्टिमुलेटेड इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन। तो यह आप समझिए कि हम लोग जो है दूरी की माप कैसे करेंगे, चंद्रमा की दूरी की हम लोग माप कैसे करेंगे। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के सतह से जो है हम लोग ये प्रकाश को हम लोग छोड़ते हैं, यानी कि यह जो लेजर हम लोग का जो विधि है, इसमें एक तरह का प्रकाश छोड़ा जाता है, और ये प्रकाश कैसा होता है, एक वर्णीय प्रकाश। कैसा प्रकाश है यह लेजर, एक वर्णीय प्रकाश है, और इसी एक वर्णीय प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है बहुत अधिक होता है। तो बहुत अधिक होने के कारण ये बहुत अधिक दूरी तय कर पाता है, बहुत अधिक दूरी तय कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके तरंग दैर्घ्य के मान बहुत अधिक होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं जो प्रकाश की जो चाल है वह प्रकाश की चाल c है, और एक वर्णीय प्रकाश, और ये प्रकाश को चंद्रमा के सतह पर जाने और वापस आने हम लोग का समय हो गया t। तो दूरी निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं x बराबर, तो एक वर्णीय प्रकाश की चाल c अगुना आने जाने का समय t है, तो केवल या तो जाने का समय लीजिए या केवल आने का समय लीजिए, तो समय को आधा कर देंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला मिल गया x बराबर c/2। तो इस तरह से ये हम लोग जो है इस फॉर्मूला के माध्यम से पृथ्वी के सतह से चंद्रमा के बीच की दूरी की माप हम लोग कर सकते हैं।
तो चंद्रमा के बीच की दूरी की माप करने की जो विधि है इसका नाम है लेजर मेथड, लेजर विधि। और लेजर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह से पृथ्वी से अन्य ग्रहों के बीच की दूरी की माप के लिए जो है एक विधि का उपयोग करते हैं और उसे हम लोग रडार विधि बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रडार विधि बोला जाता है। तो इस रडार हम लोग जो है रडार मेथड, ये रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो रडार का फुल फॉर्म है, आर का मतलब हो गया रेडियो, आर का मतलब हो गया रेडियो, आर ए हो गया, आर ए का मतलब हो गया रेडियो, डी का मतलब हो गया डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड रैंगिंग, एंड रैंकिंग, ये रडार का क्या हो गया फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों से रेडियो तरंग जो है भेजा जाता है और तरंग हम लोग भेजते हैं पृथ्वी के सतह से जो है हम लोग अन्य ग्रहों पर हम लोग भेजते हैं तरंग। तो और उस तरंग के आने और जाने का समय को नोट कर लिया जाता है। मान लेते हैं जाने में और आने में समय कितना लगा, टी लगा। और ये जो तरंग है, इस तरंग की जो चाल है, इस तरंग की चाल आप मान लीजिए भी, तरंग की चाल भी से पृथ्वी के सतह से कोई तरंग भेजा गया, वह दूसरे ग्रह से टकराकर और फिर से वापस आया, तो आने जाने का समय टी हो गया और तरंग की चाल भी हो गया। तो दूरी बराबर आप फार्मूला जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुने क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो चाल का मतलब है भी, और समय, तो समय केवल या तो जाने के लिए लेंगे या केवल आने के लिए लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे भी गुने और ये जगह टी का हाफ हो जाएगा, समय का आधा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर दूरी x मानते हैं, x बराबर भी गुने टी बाई 2, तो ये हम लोग को फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग पृथ्वी से अन्य ग्रहों के बीच की दूरी की माप हम लोग करते हैं और वह विधि है रडार मेथड। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। बच्चों, परोक्ष विधि द्वारा एक और मापन की जाती है और उसे हम लोग बोलते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए, ये आप कम से कम मेथड आप जरूर याद रखिए कि किससे क्या मापा जा रहा है। तो इसके लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसे सोनार मेथड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सोनार मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं और हिंदी में भी इसे सोनार विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये सोनार का मतलब क्या है? तो सोनार का ये जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये हो गया फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है, इस विधि में जो है हम लोग समुद्र के तल से, मान लेते हैं ये समुद्र है, ये समुद्र है और ये हम लोग जो है कोई नाव है, बोट है, जहाज है, तो समुद्र के तल से जो है इसके अंदर समुद्र की गहराई की तरफ जो है ये हम तरंग भेजी जाती है, ध्वनि तरंगे भेजी जाती है। और इस ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है वह आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इतनी, इससे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को जो है समुद्र के अंदर भेजी जाती है। तो मान लेते हैं ये जो ध्वनि है, इसकी ध्वनि तरंग, जो तरंग है या ध्वनि तरंग है, इसकी चाल हम लोग मान लेते हैं भी, और तरंग के समुद्र के एकदम नीचे वाले हिस्से तक, तलहटी तक आने में और जाने में जो समय लगता है हम मान लेते हैं टी, और ये गहराई को मान लेते हैं हम लोग x। तो अब लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुना क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो चाल क्या है, चाल भी है और समय, तो ये टी समय में आने और जाने दोनों का इसमें इंक्लूड है। तो हम लोग केवल जाने का समय लेंगे या केवल आने का, तो समय को आधा कर देंगे। तो ये लिखेंगे टी बाई 2, क्या लिखेंगे, टी बाई 2। दूरी को x माने हैं तो x बराबर भी गुना टी बाई 2। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग जो है समुद्र की गहराई मापते हैं और यह जो मेथड यूज किया जाता है उसका नाम है सोनार मेथड। आइए बच्चों, परोक्ष विधि द्वारा एक और हम लोग मापन करते हैं और इस विधि का नाम है कोणीय
विधि। और ये किसके लिए उपयोग करेंगे हम लोग? तो इस विधि का उपयोग खगोलीय वस्तुओं के या पिंडों के खगोलीय वस्तु या पिंडों के आकार के मापन में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चंद्रमा का कोणीय व्यास माप करना, कोणीय व्यास जो है मापना है। तो कोणीय व्यास कैसे मापा जाएगा? तो हम लोग जो है एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं। मान लेते हैं यह पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा है। यहाँ पर ले लिए हम लोग चंद्रमा, ले लिए पृथ्वी के किसी सतह से, तो हम लोग एक भाग ले लिए, पृथ्वी का कोई सतह पर एक भाग ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये चंद्रमा का व्यास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास। अब व्यास का दो सिरा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब दोनों को यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। तो ये मिला दिए और इसको यहाँ से हम लोग मिला दिए, ये मिला दिए। हम लोग मिलाएंगे तो कुछ एंगल बनेगा। तो ये एंगल आप मान लीजिए थीटा, एंगल मान लिए थीटा। और ये जो व्यास है, यह व्यास मान लिए हम लोग डी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप मान लीजिए आर, हम लोग मान लिए आर। और यह आर जो है त्रिज्या की भांति व्यवहार करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का एंगल जो बना है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कोण के लिए, एंगल के लिए, चाप अब बटा हम लोग क्या पढ़े हैं, त्रिज्या। तो ये जो आर है यही त्रिज्या की भांति व्यवहार करेगा। और चाप का मतलब है ये हो गया चाप, देख ना, ये हो गया चाप। तो अब हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर चाप का मतलब हो जाएगा डी, ए बी की लंबाई व्यास तो हो जाएगा डी, और त्रिज्या हो जाएगा आर। इसलिए डी बराबर, यानी कि कोणीय व्यास निकालना है, यानी कि डी बराबर हो जाएगा आर थीटा। क्या हो जाएगा? आर थीटा। तो इस तरह से कोणीय विधि द्वारा जो है हम लोग खगोलीय पिंडों का या वस्तुओं का आकार का मापन हम लोग आसानी से कर लेते हैं। बच्चों, एक और परोक्ष विधि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और इसका नाम है विस्थापनाभास विधि। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग जो है विस्थापना भास, ये भा है विस्थापनाभास विधि, और इसे इंग्लिश में हम लोग पैरेलैक्स मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो इस विधि का उपयोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इस विधि का उपयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि विस्थापनाभास विधि का हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। अब आइए आप यह समझिए कि विस्थापनाभास का क्या मतलब है। विस्थापनाभास का क्या मतलब है? तो विस्थापनाभास का मतलब है, देखिए हम लोग कोई पेन ले लेते हैं, मान लीजिए यह कोई पेन है, ये कोई पेन है और हम लोग इसके सामने हैं, आप इस पेन को एक आंख बंद करके, बायां आंख बंद करके इसको देखिए। फिर जो है आप क्या कीजिए, दायां आंख बंद करके, एक बार बायां आंख बंद करके देखिए इस पेन को, एक बार दायां आंख बंद करके देखिए।
तो आप पाइएगा कि उस जो पेन है उस पेन का पृष्ठभाग का जो स्थिति है वह बदल जाता है। तो इस पेन की स्थिति का जो है पृष्ठभाग के सापेक्ष जो बदल रही है, तो स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, तो यह स्थिति में परिवर्तन ही हम लोग विस्थापनाभास के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो भी स्थिति में परिवर्तन हुआ, एक बार बाएं आंख बंद करके, दूसरी बार दायां आंख बंद करके, और हम लोग देखें तो पेन की स्थिति जो है इसके पृष्ठभाग के सापेक्ष बदल जाती है। तो जो पृष्ठभाग के सापेक्ष इसकी स्थिति बदल रही है, इसे ही विस्थापनाभास के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक पेन को सामने रखकर उसे पहले बाईं आंख बंद करके देखी जाती है और पुनः दाईं आंख बंद करके देखी जाती है। तो पेन की स्थिति इसके पृष्ठभाग के सापेक्ष बदल जाती है। तो पृष्ठभाग के सापेक्ष पेन की स्थिति में परिवर्तन को ही विस्थापनाभास कहते हैं। तो जो भी उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा उसे ही विस्थापनाभास हम लोग कहते हैं। और प्रेक्षण बिंदुओं के बीच, तो देखिए एल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एल का मतलब बायां हो गया और आर का मतलब जो है दायां हो गया, लेफ्ट और राइट। एक बार हम लोग जो है दायां आंख बंद करके देखें, एक बार हम लोग जो है दायां आंख बंद करके, एक बार बायां आंख, एक बार दायां आंख बंद करके हम लोग देखें। तो ये हो गया प्रेक्षण बिंदु। एक बार यहाँ से प्रेक्षण लिया गया, एक बार यहाँ से प्रेक्षण लिया गया, और दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आधार। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जो है दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को आधार कहते हैं। तो ये हो गया आधार क्या है, तो ये हो गया इसके और इसके बीच का दूरी, यानी कि यह जो बी है वही बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं लंबन कोण। तो देखिए लंबन कोण क्या है, लंबन कोण क्या है, तो आधार के द्वारा, यही हो गया आधार, ये वाला आधार हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं आधार के द्वारा पिंड पर जो कोण अंतरित होता है, अंतरित का मतलब बनता है, अंतरित होता है, उसे लंबन कोण कहते हैं, उसे लंबन कोण कहते हैं। तो ये हो गया लंबन कोण। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लंबन कोण बराबर चाप की लंबाई और बटे त्रिज्या, यानी कि चाप की लंबाई यह हो जाएगी बी, चाप का लंबाई हो जाएगा बी, और लंबन कोण हो जाएगा थीटा। तो आप लिख सकते हैं थीटा बराबर बी
और त्रिज्या के लिए ये हो जाएगा एस, तो ये हो गया एस। तो इस तरह से लंबन कोण हम लोग निकाले हैं। ये सब का जरूरत पड़ेगा विस्थापनाभास विधि में, इसीलिए हम लोग ये छोटी छोटी बातों को हम लोग पहले समझ लिए। देखिए बच्चों, विस्थापनाभास विधि में ही हम लोग जो है, हम लोग कोई भी खगोलीय वस्तु है, जैसे कि मान लेते हैं चंद्रमा है या कोई निकटवर्ती तारा है, जो निकट वाला जो तारा है, और ये यहाँ पर हम लोग लिए हैं वही तारा है, या कोई हम लोग का जो है चंद्रमा हो गया, कोई अन्य हम लोग का तारा हो गया, तो ये हम लोग को दूरी की हम लोग को माप करना है विस्थापनाभास विधि के द्वारा। तो इस चंद्रमा के द्वारा या तारे के द्वारा पृथ्वी पर से हम लोग जब देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वह एंगल का मान बहुत ही छोटा होगा, जिसे मापना संभव नहीं होगा। तो जब हम लोग बहुत एंगल छोटा होगा तो उसको माप नहीं कर पाएंगे, मापना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के सतह पर ही हम लोग जो है दो अलग अलग स्थान का चुनाव करते हैं, और एक स्थान हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं E1, एक स्थान ले लिए हम लोग E1 और दूसरा स्थान ले लिए हम लोग E2। अब ये दोनों स्थान जो है एक दूसरे से अधिक दूरी पर है, और दोनों के बीच की दूरी को आप मान लीजिए B, हम लोग दूरी मान लिए हैं B। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है थीटा एंगल का, यानी कि अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम लोग मिला देते हैं। तो मिलाए हैं तो ये हम लोग का हो गया E1O और इधर वाला हो गया E2O, और यहाँ पर दूरी को मान लिया गया है S और S, और इसके बीच का जो एंगल बना है वह एंगल थीटा है। ये थीटा का माप हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग का जो है ये दोनों E1 और E2 एक ही जगह पर होगा, तो एक ही जगह पर होगा या एक साथ हम लोग जो है देख पाएंगे, लेकिन चूंकि अधिक अधिक दूर पर है इसलिए एक साथ जो है इस शो को देखना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, E1 से जो है एक अलग हम लोग जो है तारे का चुनाव करते हैं, और वह हम लोग तारा का चुनाव किए हैं O'। उसी तरह से E2 का भी, E2 से भी जो है हम लोग एक अलग तारे का चुनाव करते हैं, वह भी है O'। ये O' E1 से जितनी दूरी पर है, ये E2 से O' वाला इधर वाला भी जो है उतनी ही दूरी पर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है और यह जो है इसके बीच का एंगल हम लोग माप कर लेते हैं। तो मापे हैं तो कितना आया है θ1, और यहाँ भी एंगल माप कर दिए हैं, यह भी आया है θ2, इधर आया θ1 और इधर आ गया θ2। और ये सब एंगल का माप हम लोग किसके द्वारा करते हैं, टेलीस्कोप के द्वारा, दूरदर्शी की सहायता से हम लोग माप कर लेते हैं। मान लेते हैं ये माना गया θ1 और यह माना गया θ2। तो देखिए अब ये वाला एंगल ना और ये वाला एंगल अगर हम लोग इसको बीच से मिला देते हैं, इसको बीच से मिलाएंगे तो यह एंगल और यह एंगल, ये लाइन सीधा होगा, ये एंगल θ1 हो जाएगा, और यहाँ से तो ये एंगल θ2 हो जाएगा। इस तरह से जो ये संपूर्ण एंगल होगा थीटा बराबर तो हो जाएगा θ1 प्लस θ2। एकांतर कोण के आधार पर ये दोनों एंगल बराबर और ये दोनों एंगल बराबर, और ये पूरा एंगल का जो माप होगा थीटा के बराबर, यानी कि थीटा बराबर θ1 प्लस θ2। तो हम लोग जो है अब थीटा का माप जो है हम लोग डायरेक्टली ना माप कर जो है इनडायरेक्टली रूप से हम लोग जो है माप कर लिए, और थीटा बराबर माना गया θ1 प्लस θ2। बच्चों जैसा कि हम लोग पहले लंबन कोण में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, और वह फॉर्मूला हम लोग निकाले हुए थे, थीटा बराबर हम लोग को मिला था यहाँ पर लिखे हुए थे जो है लंबन कोण, यानी कि यहाँ लिखे थे लंबन कोण बराबर चाप की लंबाई और बटे त्रिज्या लिखे थे। तो यहाँ पर हम लोग जो है मान लेते हैं ये जो लंबन कोण है, ये लंबन कोण हम लोग का अब क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लोग लिख दिए थीटा, और चाप की लंबाई हम लोग का, तो चाप की लंबाई ये हो जाएगा b हो जाएगा ना, और त्रिज्या तो त्रिज्या हम लोग का एस हो जाएगा। अब चूंकि एस का ही मान निकालना है तो एस बराबर लिखेगा तो b बाई थीटा, और एस बराबर b, और थीटा का मतलब है θ1 प्लस θ2, तो यहाँ लिख देंगे θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से हम लोग जो है विस्थापनाभास विधि के द्वारा जो है हम लोग पृथ्वी से हम लोग अन्य ग्रहों या तारों के मध्य के बीच की दूरी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो विस्थापनाभास को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझे थे कि विस्थापनाभास होता क्या है, फिर हम लोग पढ़े लंबन कोण क्या होता है,
और फिर हम लोग जो है विस्थापनाभास विधि को हम लोग जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए। तो इस तरह से हम लोग जो है इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग पृथ्वी से ग्रहों या अन्य तारों के बीच की दूरी की माप कर लेते हैं।